नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सोशियोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका सोशियोलॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि नातेदारी क्या होता है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए और नातेदारी को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा नातेदारी की परिभाषा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले पूछा गया है कि नातेदारी क्या होता है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा नातेदारी की परिभाषा। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसके विभिन्न प्रकार। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि नातेदारी को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों के व्यवहारों की विवेचना कीजिए, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसके विभिन्न प्रकार। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा व्यवहारों की विवेचना कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि नातेदारी को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की विवेचना कीजिए, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट हो जाएगा व्यवहारों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपको टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिचय लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और पॉइंट नंबर 1 देख के हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का लिखेंगे परिभाषा। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हो जाएगा नातेदारी की परिभाषा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि नातेदारी क्या होता है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग लिखेंगे नातेदारी की परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों पहला हेडिंग हो जाएगा नातेदारी की, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे नातेदारी की परिभाषा। अब दोस्तों नातेदारी की परिभाषा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों पहले पॉइंट के अंदर यानी कि पहले हेडिंग के अंदर आपको आंसर के अंदर कम से कम 7 से 8 लाइन में इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखना है, यानी कि नातेदारी की परिभाषा लिखना है। और यहाँ पे दोस्तों नातेदारी की परिभाषा आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट देना है और दूसरा पॉइंट देके आपको दूसरा हेडिंग क्या लिखना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है नातेदारी का अर्थ। यानी कि नातेदारी क्या होता है, नातेदारी के यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने परिभाषा लिखा। अब दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे हेडिंग में हम लोग नातेदारी का अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे नातेदारी का अर्थ, यानी कि जो नातेदारी होता है, जो रिश्तेदारी होता है, नातेदारी का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है नातेदारी का अर्थ। अब दोस्तों नातेदारी का अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको विस्तार पूर्वक नातेदारी का अर्थ लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों नातेदारी का अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट देना है और तीसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है नातेदारी के भेद। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि नातेदारी को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की विवेचना कीजिए, इसलिए दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे नातेदारी के भेद। यानी कि जो नातेदारी होता है कितने प्रकार का होता है, उसके कितने भेद है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे नातेदारी के भेद। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे नातेदारी के भेद।
अब दोस्तों नातेदारी के भेद लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर को जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको नातेदारी के भेद वाले पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 देना है। और पॉइंट नंबर 1 देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको नातेदारी के भेद लिखना है। अब दोस्तों नातेदारी कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नातेदारी 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों विवाह संबंधी नातेदारी और दूसरा होता है रक्त संबंधी नातेदारी। तो यहाँ पे दोस्तों पहले पॉइंट के अंदर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे नातेदारी के भेद में पहला भेद लिखेंगे विवाह संबंधी नातेदारी। तो यहाँ पे दोस्तों पहला नातेदारी हो जाएगा विवाह संबंधी, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे विवाह संबंधी नातेदारी। अब दोस्तों विवाह संबंधी नातेदारी लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों पहले पॉइंट के आंसर के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों विवाह संबंधी जो भी नातेदारी होता है यहाँ पे दोस्तों आपको विस्तार पूर्वक लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट देना है। और दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको नातेदारी का दूसरा भेद लिखना है, क्योंकि दोस्तों भेद 2 प्रकार का होता है नातेदारी का। तो यहाँ पे दोस्तों नातेदारी का दूसरा भेद हो जाएगा रक्त संबंधी नातेदारी, यानी कि दोस्तों एक होता है विवाह संबंधी नातेदारी और दूसरा होता है रक्त संबंधी नातेदारी। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे रक्त संबंधी, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे रक्त संबंधी नातेदारी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका दूसरा भेद हो जाएगा नातेदारी का रक्त संबंधी नातेदारी। अब दोस्तों रक्त संबंधी नातेदारी पॉइंट वाले आंसर में आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको रक्त संबंधी नातेदारी की पॉइंट वाले आंसर में आपको लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों नातेदारी के कितने भेद हो गए, यहाँ पे दोस्तों नातेदारी के 2 भेद हो गए, जो कि 2 भेद ही होते हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे। और चौथा पॉइंट देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे नातेदारी का महत्व, यानी कि जो नातेदारी होता है, जो रिश्तेदारी होता है, उसका क्या महत्व होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे नातेदारी का महत्व, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि नातेदारी को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की विवेचना कीजिए। विवेचना करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे नातेदारी का महत्व। अब दोस्तों नातेदारी का महत्व लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 12 से 14 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देना है। और पॉइंट नंबर 1 देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों लिखना है आपको नातेदारी का महत्व, यानी कि जो नातेदारी होता है उसका क्या महत्व होता है। तो यहाँ पर दोस्तों नातेदारी का पहला महत्व हो जाएगा विवाह का निर्धारण, क्योंकि दोस्तों नातेदारी के द्वारा ही विवाह का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों नातेदारी का पहला महत्व हो जाएगा विवाह का निर्धारण। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे विवाह का निर्धारण। अब दोस्तों विवाह का निर्धारण पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 13 से 14 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको विस्तार पूर्वक विवाह का निर्धारण के बारे में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट देना है। और दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों नातेदारी के महत्व में दूसरा महत्व लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा महत्व क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों दूसरा महत्व हो जाएगा परिवार का निर्धारण। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे परिवार का निर्धारण, क्योंकि दोस्तों नातेदारी के द्वारा ही परिवार का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका दूसरा महत्व हो जाएगा परिवार का निर्धारण। अब दोस्तों परिवार का निर्धारण लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे पॉइंट के आंसर में भी आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर कुछ जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों नातेदारी का तीसरा महत्व आपको लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों नातेदारी का तीसरा महत्व हो जाएगा वंश का निर्धारण, यानी कि नातेदारी के द्वारा ही वंश निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों नातेदारी का तीसरा महत्व हो जाएगा वंश का निर्धारण। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे वंश का निर्धारण। यहाँ पर दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यानी कि वंश का निर्धारण लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 13 से 14 लाइन में, या फिर आपको जितना भी याद है 12 लाइन 15 लाइन आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों वंश का निर्धारण आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको चौथा पॉइंट देना है। और चौथा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों नातेदारी का चौथा महत्व लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों नातेदारी का चौथा महत्व क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों नातेदारी के चौथा महत्व हो जाएगा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन। अब दोस्तों सामाजिक दायित्वों का निर्वहन लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक दायित्वों का निर्वहन के बारे में अच्छे तरीके से लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको 5वां पॉइंट देना है। और 5वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों नातेदारी के महत्व में आपको 5वां महत्व लिखना है, यानी कि जो नातेदारी होता है उसका क्या महत्व होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां महत्व लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों नातेदारी का 5वां महत्व क्या हो जाएगा,
यहाँ पे दोस्तों पांचवा महत्व हो जाएगा आर्थिक हितों की रक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे आर्थिक हितों की रक्षा। अब दोस्तों आर्थिक हितों की रक्षा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों पांचवें पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में को जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको पांचवें पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने नातेदारी के महत्व में यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 5 महत्व लिख लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा पॉइंट बच रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि नातेदारी को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले नातेदारी की परिभाषा लिखा, उसके बाद दूसरी हेडिंग में हम लोगों ने नातेदारी का अर्थ लिखा, उसके बाद तीसरी हेडिंग में हम लोगों ने नातेदारी की भेद लिखा, और यहाँ पर दोस्तों नातेदारी के भेद में हम लोगों ने 2 भेद लिखा, और यहाँ पर दोस्तों आगे हम लोगों ने चौथे हेडिंग में नातेदारी का महत्व लिखा। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों ने सभी पॉइंट को लेकर के हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ, तो क्वेश्चन के अंदर जब कोई पॉइंट नहीं बचा है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग 5वां पॉइंट देंगे, और 5वां पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों जब कोई पॉइंट नहीं बचेगा तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों निष्कर्ष लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष के अंदर आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में 9 लाइन में आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था सोशियोलॉजी का, नातेदारी को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया, और तीसरे स्टेप में हम लोगों ने पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।